यदि आपने मान बैठा है कि हार जाएंगे, यदि आपने मान बैठा है कि हार जाएंगे तो 100% आप हार जाएंगे। यदि आपने ठान लिया है कि जीत जाएंगे, यदि आपने ठान लिया है कि जीत जाएंगे तो 100% आप जीत जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल माजिद स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को दीपावली की No, ढेर no, no, सारी no. शुभकामनाएं। हमारी कानों में चारों तरफ से मीठे मीठे गानों की आवाज आ रही है छठ पर्व और दीपावली की। ऐसे में भी हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसके लिए माफी चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, क्लास 10 के केमिस्ट्री फिजिक्स के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे चैप्टर वाइज हम करा चुके हैं। अब हम बायोलॉजी के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं, जिसमें चैप्टर 1 चैप्टर 2 करा चुके हैं। आज हम बायोलॉजी के चैप्टर 3, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, से संबंधित टॉप 35 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास और बने रहिएगा इसमें लास्ट तक। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखने से पहले आपको बता दें कि जीव जनन कैसे करते हैं, जनन के बारे में कि जनन क्या होता है। तो दोस्तों, दुनिया की सभी जीवधारी अपनी प्रजाति को बचाए रखने के लिए एक विशेष प्रकार की क्रिया करती है, जिसे जनन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, आपको बताना है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 46। दोस्तों, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। यदि ऑप्शन 23 जोड़ा लिखा रहे तो सही होगा वो भी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है प्रागकोश में होते हैं। तो दोस्तों, आपको बताना है प्रागकोश में क्या होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रागकण होते हैं। दोस्तों, क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए क्वेश्चनों को थोड़ा डिटेल में समझा नहीं पाएंगे। जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन को करेंगे। जब इसका सब्जेक्टिव क्लास लाएंगे तब हम वहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरह से समझा देंगे। तो दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है किसमें? तो आपको बताना है कि तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है किसमें। तो दोस्तों, आपको सही जवाब बता दें, पुदीने में होता है, हल्दी में होता है और अदरक में होता है। ये 3 ऐसे पौधे हैं जिनमें कायिक प्रवर्धन होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ये सभी। दोस्तों, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आपको बताना है फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अंडाशय। दोस्तों, अंडाशय फूल का वह भाग है जो फल में बदलता है। दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फूल में नर जनन अंग होता है। दोस्तों, फूल में नर जनन अंग क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पुंकेसर। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा पुंकेसर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है एक लिंगी पादप का उदाहरण है। दोस्तों, आपको बताना है एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पपीता। दोस्तों, एक लिंगी और द्विलिंगी, द्विलिंगी बोले या उभयलिंगी बोले, बात एक ही है। एक लिंगी क्या होता है? तो दोस्तों, एक लिंगी वैसे जीव को कहा जाता है या वैसे पौधे को कहा जाता है जिसमें जनन अंग अलग अलग होते हैं, मादा में अलग और नर में अलग, तो उसे एक लिंगी कहा जाता है। तो दोस्तों, पपीता में एक लिंगी जनन होता है। दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है उड़हुल किस प्रकार का फूल है?
तो आपको बताना है अड़हुल किस प्रकार का फूल है, तो ये होगा ऑप्शन ए सही, द्विलिंगी। दोस्तों अड़हुल द्विलिंगी है। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दिख रहा है, फूल में नर प्रजनन अंग होता है। फूल में नर प्रजनन अंग होता है, तो ये होता है पुंकेसर। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, कौन एक उभयलिंगी जंतु है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन उभयलिंगी जंतु है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मछली। दोस्तों उभयलिंगी का मतलब हुआ ऐसे जीव जिनमें जनन अंग एक ही जीव में पाए जाते हैं। दोस्तों जनन अंग एक ही जीव में, नर और मादा के जो जनन अंग होते हैं वो एक ही जीव में पाए जाते हैं, तो उसे उभयलिंगी या द्विलिंगी कहा जाता है। जैसे कि मछली, केचुआ इत्यादि और पेड़ पौधे भी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं। दोस्तों नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो इसे कहा जाता है निषेचन कहा जाता है। इसे ऑप्शन ए सही होगा। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो दोस्तों मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि छुच्छे पूछेगा तो 46, जोड़े में पूछेगा तो 23 जोड़े। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं, परागकोश में पाया जाता है। परागकोश में क्या पाया जाता है, तो परागकोश में परागकण पाया जाता है। इसका सिंपल ट्रिक है, पोषे परागकोश पोषे परागकण। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 13। अंडाणु निषेचित होता है। दोस्तों आपको बताना है कि अंडाणु निषेचित होता है किस में, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गर्भाशय में। गर्भाशय में अंडाणु निषेचित होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। दोस्तों उभयलिंगी जंतु अभी हम आपको बताए थे कि मछली, केचुआ, पेड़ पौधे इत्यादि। दोस्तों उभयलिंगी का मतलब एक ही जीव में नर और मादा के जनन अंग पाए जाते हैं, उसे किसी दूसरे जीव के पास जाने की जरूरत नहीं होती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, एक लिंगी पुष्प के उदाहरण हैं। एक लिंगी पुष्प के उदाहरण हैं, ऑप्शन सी सही होगा, अड़हुल। अड़हुल एक लिंगी पुष्प के उदाहरण हैं, क्योंकि अड़हुल में जो नर और मादा जनन अंग होते हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। यानी मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, इसका ऑप्शन सी सही होगा, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका नर जनन तंत्र के भाग हैं। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 17। फूल का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है। फूल का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है, इसका सही जवाब होगा अंकुरियां। दोस्तों फूल का सबसे बाहरी भाग कहलाता है अंकुरियां। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, शुक्राणु बनता है। तो शुक्राणु कहाँ बनता है, शुक्राणु बनता है वृषण में। ऑप्शन ए सही होगा, वृषण। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, हाइड्रा प्रजनन किस विधि से होता है। यानी हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, तो दोस्तों हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन विधि से होता है। ऑप्शन बी सही होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, तो हाइड्रा में होता है, और हाइड्रा के साथ साथ ईस्ट में भी होता है। तो आपको याद रखना है, ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि अंडाणु निषेचित होता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में हजारों बार पूछा गया है। अंडाणु निषेचित होता है फैलोपियन नलिका में। ऑप्शन सी सही होगा। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फूलों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। तो दोस्तों फूलों द्वारा। क्वेश्चन रिपीटेड है,
चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, जबकि अंडाशय, गर्भाशय, डिंबवाहिनी ये मादा जनन तंत्र के भाग हैं, ठीक है, लेकिन शुक्रवाहिका पुरुष जनन तंत्र के भाग हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों वेरी सिंपल क्वेश्चन, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो केंद्रक में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, द्विखंडन होता है। द्विखंडन किस में होता है? तो आपको बताना है, द्विखंडन होता है अमीबा में। ऑप्शन ए सही होगा, अमीबा द्विखंडन। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? दोस्तों इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो ये होगा कवक। ऑप्शन बी सही होगा, कवक का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग का नाम क्या है? पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्त्री केसर। उसे स्त्री केसर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पौधों के मादा युग्मक को कहते हैं। दोस्तों पौधों के मादा युग्मक को क्या कहते हैं? तो बीजांड कहा जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? दोस्तों आपको बताना है उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है। दोस्तों ये क्वेश्चन है कि उभयलिंगी जंतु कौन है, नहीं को काट देना है। उभयलिंगी जंतु कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मछली। दोस्तों मछली उभयलिंगी जंतु है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? दोस्तों दोनों क्वेश्चन सेम है और इसका सही जवाब होगा मछली, लेकिन यहाँ पर नहीं बल्कि है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग है। पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग है, तो इसको कहते हैं मादा जननांग को स्त्री केसर, जबकि नर जननांग को कहते हैं पुंकेसर। तो इस बात को नोट कीजिएगा, पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग को कहते हैं स्त्री केसर और नर जननांग को कहते हैं पुंकेसर, जो कि पहले हम क्वेश्चन कर चुके हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कवक। दोस्तों एक बात आपको बता दें कि कवक में जो पोषण की विधि है वो है मृतजीवी। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 और आज का लास्ट क्वेश्चन जो मिलेगा आपको होमवर्क में, उभयलिंगी जीव कौन है? दोस्तों उभयलिंगी जीव कौन है, इसका सही जवाब बताना है। तो दोस्तों क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम है कि उभयलिंगी जीव कौन है, तो उभयलिंगी जीव केंचुआ भी है, मछली भी है। चलिए हम इसका जवाब आपको खुद बता दिए। तो आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन हम अपने मन से दे रहे हैं, आपको बताना है कि बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, जो कि बायोलॉजी के पहला चैप्टर जब हम पढ़ाए थे तो उसमें हम बताए थे। तो आप हमें बताएंगे कमेंट करके कि बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।